मुंबई आकर भी काव्या सहज नहीं हो पा रही थी। उसका अतीत उसके साथ साए की तरह लिपटा रहा। वह चाहकर भी उनसे पीछा नहीं छुड़ा पा रही थी। वह जहाँ कहीं भी जाती लोग उससे मुंह फेर लेते थे या मुंह बिचकाकर आगे निकल जाते थे। बच्चे उसे देखकर डर जाते थे, पर इसके विपरीत वह बदले में अपनी प्यारी मुस्कान ही देती थी। जीने का हौसला तो माँ बेटी में जैसे कूट कूट कर भरा था। दोनों एक दूसरे की प्रेरणा बनते हुए अपने हौसलों को बुलंद करती और पुनः नए प्रभात के साथ नया आरंभ करती। इसी कड़ी में काव्या ने नौकरी के लिए आवेदन शुरू कर दिया। शीघ्र ही उसे एक योग्य एवं सम्मानित पद हेतु साक्षात्कार का बुलावा आया। उत्साह से परिपूर्ण अगली सुबह ज्यों ही साक्षात्कार के लिए तैयार हुई, स्वयं को आईने में देख वह फिर से बिखर सी गई। बढ़ते कदम ठिठक से गए थे। तभी माँ ने उसके प्रबल होती निराशा को विराम दिया। मैं समझती हूँ बेटा तुम्हारी मनोदशा को, पर ऐसे दिखावे की दुनिया को ही सर्वोपरि मानोगी तो कैसे चल पाओगी। ये रूप सौंदर्य महज कुछ दिनों का है। हर इंसान की एक ऐसी अवस्था भी आती है जब उसका शरीर ही उसका साथ छोड़ देता है। बुढ़ापा उसे उसकी सच्चाई से अवगत कराता है। यह अवस्था किसी के भी नियंत्रण में नहीं होती। तुम अपने आत्मिक सौंदर्य को परखो, ये ताउम्र तुम्हारा साथ देगी। तुम्हारी योग्यता ने तुम्हें ये अवसर दिया है, न कि तुम्हारे बाह्य सौंदर्य ने। बढ़ो और अपने हिस्से का हक, स्वाभिमान, सम्मान अब समेट लो जिसकी तुम अधिकारी हो। काव्या ने अपना पर्स और ज़रूरी कागजात उठाए निकल पड़ी एक नए सफ़र के लिए। ये किस्मत ही थी उसकी कि इतने आवेदकों के बीच उसे इस पद के लिए चयनित कर लिया गया। खुशी तो अथाह थी, मगर एक कसक थी कि कहीं उसकी अवस्था के चलते दया कहकर तो उसे यह नौकरी नहीं मिली। तभी बॉस आकर पूरे तेवर में, देखो तुम्हारी पिछली ज़िंदगी में क्या हुआ मुझे नहीं पता और नहीं मैं जानना चाहता हूँ। मुझे अपने काम के प्रति पूरी लगन और निष्ठा चाहिए। यह रहा आपका नियुक्ति पत्र। आप कल से अपना पद ग्रहण करें। अगले दिन काव्या ने सभी सहकर्मियों से औपचारिक होकर अपने काम का शुभारंभ किया। शीघ्र ही उसकी कार्यशैली और मधुर व्यवहार ने सबको अपनी ओर आकर्षित कर लिया। उसूलों की पक्की, समय पर कार्य को पूरा करना, यदा कदा सहकर्मियों के कार्य में सहयोग, खास करके अपने डब्बे से पीयूष भैया को भी हिस्सा लगा देना, इतने सरल स्वभाव ने उसे दफ्तर का केंद्र बिंदु बना दिया हो। किसी को उसके शरीर के निशान दिखते ही नहीं थे, क्योंकि अब तक उसका चरित्र उसके रूप से बलवती हो चुका था। इन्हीं सबके बीच कुछ दिनों से उसने महसूस किया जैसे प्रशांत नामक सहकर्मी का व्यवहार उसके लिए कुछ अलग ही था। देखने में सुंदर, सुघड़, ऊपर से अमीर परिवार से ताल्लुक़ रखता प्रशांत थोड़ा नक्शड़ा स्वभाव का भी था। काव्या कितना भी बेहतर काम करती, प्रशांत उसे झिड़कता ही रहता। ऐसा लगता कि वह उसे देखना ही नहीं चाहता। यहाँ तक कि खाने के समय यदि वह आ जाती तो प्रशांत अपना डब्बा लेकर दूसरी तरफ चला जाता था। उसे देखते ही अजीब सी शकल बना लेता था। इसके विपरीत काव्या इसे नज़रअंदाज करते हुए अपने काम में व्यस्त हो जाती। सब समझते हुए भी वह नासमझ होकर आगे बढ़ जाती। एक दिन काव्या का जाना उसके किसी परिचित के यहाँ हुआ, जहाँ पहुँचने के लिए हाईवे से होकर गुजरना पड़ता था। टैक्सी में सवार काव्या को बंद कार में घुटन सी महसूस हो रही थी, अतः उसने कांच को थोड़ा नीचे सरका दिया जिससे बाहर की हवा उससे सहज महसूस हो। तभी उसने देखा कि हाईवे पे किनारे भीड़ लगी हुई है। उसने न चाहते हुए भी ड्राइवर को बोला, भैया देखना जरा क्या हुआ है, कोई दुर्घटना तो नहीं हुई। ड्राइवर, बॉस मैडम क्या रुकना, जाने भी दो, होगा कोई, क्या करना हमें। अरे नहीं भैया, कोई भी हो सकता है उस जगह, कृपया आप इंसानियत के नाते ही सही कम से कम देख तो लें। तभी बगल से गुजरते एक सज्जन से पूछने पर पता चला कि कोई शराबी है, शायद पी पा के एक्सीडेंट कर लिया। काव्या रुकना चाहती थी पर ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दिया। जैसे ही कुछ कदम वह आगे निकली होगी
उसे दुर्घटनाग्रस्त मोटरसाइकिल दिखी जो प्रशांत जैसी लग रही थी। उसने न आव देखा न ताव, तपाक से गाड़ी रुकवाई और भागकर पीड़ित के पास जा पहुंची। पीड़ित कोई और नहीं प्रशांत ही था, जो कि बुरी तरह से दर्द से कराह रहा था। इनके सर से तो खून निकल रहा, आप लोग कृपया सहायता करें, अन्यथा कुछ भी हो सकता है, काव्या ने सबसे अनुरोध किया। पर कोई प्रशांत को हाथ भी लगाने को तैयार न था। सब काम की व्यस्तता या फिर फालतू के लफड़े में न पड़ने का बहाना बताकर बस तमाशा देखकर आगे निकल जा रहे थे। काव्या ने टैक्सी ड्राइवर से मिन्नत की, पर वो भी आनाकानी करने लगा। रहने दो मैडम, अभी पुलिस एम्बुलेंस सब आती होगी, क्यों फालतू के लफड़े मोल ले रही हैं मैडम। काव्या फटकार लगाते हुए चिल्लाई, ये कोई जानवर नहीं है, इंसान है। जब तक एम्बुलेंस आएगी तब तक कुछ भी हो सकता है, और ये मेरे परिचित हैं। आपकी कार गंदी होगी, होने दो, मैं सबका भुगतान करने को तैयार हूँ, पर कृपया आप इन्हें अभी अस्पताल तक ले जाने में मेरी सहायता करें। काव्या के प्रयास से प्रशांत को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। जब तक प्रशांत के घर वाले आ नहीं गए, काव्या वहीं रुकी रही। डॉक्टर के अनुसार यदि कुछ भी क्षण विलंब हुआ होता तो प्रशांत को बचाना मुश्किल था। धीरे धीरे प्रशांत की तबीयत में सुधार होता गया। काव्या प्रतिदिन दफ्तर जाते और आते समय प्रशांत से मिलती थी। प्रशांत कुछ नहीं बोल पाता था, बस आंखों से आत्मग्लानि छलका देता था। कुछ ही समय में प्रशांत ने सामान्य होकर दफ्तर भी आना शुरू कर दिया। अब एक नए प्रशांत का जन्म सा हुआ था। उसका व्यवहार बहुत परिवर्तित था, खास करके काव्या के लिए। काव्या भी प्रशांत के इस बदले व्यवहार से आकर्षित सी हुई जा रही थी। आज होली की छुट्टी पे जाने से पहले सभी एक दूसरे को गुलाल लगाकर बधाई दे रहे थे। इसी बीच प्रशांत ने हाथ में गुलाल उठाया और काव्या के माथे पर सजाते हुए बोला, जी मुझे नहीं पता मेरा इस तरह सबके सामने बोलना और आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, जाने बगैर मेरा बोलना ठीक होगा या नहीं पता नहीं, पर मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे हृदय में आपके लिए एक पृथक ही चित्र बस चुकी है। क्या आप उसे सजीव करेंगी? मैं आपको अपनी जीवन संगिनी बनाना चाहता हूँ। क्या आप मुझसे विवाह करेंगी? काव्या स्तब्ध बस देखती रह गई। मुंह से शब्द न निकले। सब जा चुके थे, बस काव्या और प्रशांत ही रह गए थे। द्वंद्व था सहमति और असहमति का। काव्या प्रशांत को समझाते हुए बोली, प्रशांत तुम्हें बहुत अच्छी लड़कियां मिल जाएंगी शादी के लिए, तुम्हें तो मेरी सच्चाई पता है ना। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता काव्या, मेरी ये ज़िंदगी तुम्हारी देन है। अब आगे की ज़िंदगी मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। काव्या बोली, अच्छा तो तुम जान बचाने का एहसान चुकाना चाहते हो? नहीं काव्या, उस हादसे के बाद मुझे वास्तविकता और दिखावे में फ़र्क समझ आ गया है। काव्या बोली, और तुम्हारे माता पिता, उनके भी तो बड़े अरमान होंगे तुमको लेकर, उनका क्या? मैंने पहले उन्हें इस पहलू से अवगत करा रखा है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ मेरी खुशी चाहिए। अब बस तुम्हारे हाँ की देर है। दोनों तरफ काफ़ी देर तक सन्नाटा पसरा रहा। थोड़ी देर बाद काव्या ने हाथ में गुलाल उठाया और प्रशांत के गालों पर मल दिया और नज़रें झुकाते हुए एक अनोखे विवाह को सहमति दे डाली। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।